ये भी कह सकता हूँ कि इस चुनाव ने मुझे पूरे हिंदुस्तान में तो फेमस किया ही किया। बिल्कुल सर। इंटरनेशनल भी जो लोग जींद के रहने वाले थे, बाहर रहते थे, उनके भी फोन लगातार बज रहे थे। कई बार लोग कहते हैं कि आपकी उम्र बड़ी हो। मैं कहता मुझे ज़्यादा उम्र नहीं चाहिए, 70-75 साल बहुत सफिशिएंट उम्र है। 70 साल अगर भगवान अच्छे से निकाल दे। तो कहते हैं ना, क्या नजा की तकलीफों में मजा, जब मौत ना आए जवानी में, क्या लुत्फ जनाजा उठने का जब हर काम पे मातम ना हो। उम्र चाहे बड़ी हो जाए आपकी, लेकिन जब आप जाएं तो हर आदमी को ये लगे नहीं, मेरे घर का आदमी चला गया। पीछे जैसे अष्टमी थी तो वहाँ पे कन्या पूजन हो रहा था, एक लड़की आती है और वो रोने लग जाती है। फिर आप एक पोस्ट करते हो कि ये लड़की ना मतलब कुछ कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पाई, और ये लड़की जो भी हो मेरे को एक बार ज़रूर बताए। तो मैंने उस बच्ची को कहा कि बुलाया गया। अब बीच में मैं बिजी ज़्यादा हो गया, तो उसको जो भी मैं सामान का अरेंजमेंट करा सकता था कराया, और जल्दी उसके 2 लाख रुपए की एफडी करवा दी जाएगी, जो मैंने कहा था। जब तक मेरी सहन शक्ति रहेगी मैं इस बच्ची के लिए कुछ ना कुछ करता रहूँगा, और 1000 से 1500 रुपये में उसको प्रति महीना भी भेजूँगा। अभी भी मेरी जेब में एक पर्ची है जो आज सुबह मिले कि फ़ोन उन्होंने उठाया नहीं, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं करके आपको मैसेज करूँगा। साथ ही साथ उनके नंबर भी ले लेता हूँ। अभी भी मेरी जेब में मैसेज है कि ये काम करके मैं आपको मैसेज करूँगा। सबको संतुष्ट कर पाते हो जी? हाँ जी, सबको संतुष्ट कर पाते हो? प्रयास तो रहता ही। संतुष्ट तो भगवान ही नहीं कर पाए किसी को, तो मेरा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग भगवान से संतुष्ट नहीं होते साहब, तो मेरे से तो कौन होगा। तो हरियाणा के अंदर जैसे आप ई रिक्शा में आए तो जो मंत्री अरविंद शर्मा जी साइकिल पे और सीएम साहब भी साइकिल पे सैर कर रहे थे, तो ये चीज़ें विपक्ष कह रहा है कि ये सब ड्रामा है, बल्कि उचाना विधायक ने टिकट ले रहे हैं, बस में बैठ रहे थे। चलिए साहब, आप ड्रामा ही कर लीजिए, आप भी कर लीजिए ना ड्रामा। क्या फ़र्क पड़ता है? ड्रामा के अंदर ही देश का एक दिन में 5000 लीटर तेल बच जाएगा। करो तो सही। आटा खाने के लिए वो कमी महसूस करें कि खाने पीने की सामग्री पर वो वहाँ के लोग, वहाँ के जो नेता कहते हैं भाई थोड़ा कम खरीदिए, और हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है एक साथ सोना कम खरीदिए। इससे गजब बात और क्या होगी। जी, एक बड़ा मुद्दा आजकल एचएससी एचपीएससी को लेकर है हरियाणा के अंदर। तो आप क्या मानते हैं सर, जो लगातार एचपीएससी के रिजल्ट आ रहे हैं कि 3 पास हो गए, बाहरी का एक नारा दिया जा रहा है कि बाहरी लोगों को लगाया जा रहा है। तो मैंने स्वयं अपने बेटे के लिए कहा, बाबूजी मनोहर लाल जी को, कि मेरा बेटा है, ये इसने आईएएस की तैयारी की, एचसीएस में अगर आप आशीर्वाद दे दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। साफ मना कर दिया उन्होंने। और मेरी भरी विधानसभा में मैं बोला था। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा गोल्ड के लिए कि गोल्ड मत खरीदिए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कहा कि गोल्ड मत खरीदिए। इवन देन की आपका सरदार मनमोहन सिंह जी ने भी प्रार्थना की थी एक बार। लोगों ने ये कहा कि देखिए, हमको कहा कि आप तेल बचाइए और आपने बड़े बड़े काफिले लेके जा रहे हैं। जिन्होंने कहा उन्होंने गलत कहा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस चीज़ की आवश्यकता है तो आवश्यकता है। हर व्यक्ति कटौती करे थोड़ी थोड़ी। एक दोस्त कह रहा है, जो मैंने कहा कि आपका पॉडकास्ट है, तो कह रहा था कि मीडिया साहब से पूछना है मजाक में कि इनेलो से आए थे और अब बीजेपी में है, तो बीजेपी में मीटिंग ज़्यादा चलती है, तो फिर नींद आती है या फिर कैसे? नींद आती है। देखिए, नींद एक स्वाभाविक गुण है। ये कहीं पे आदमी तो पत्थरों में आ जाती है। आदमी पत्थर पे सोया हो, कांटा पे सोया, तब भी आ सकती है। जींद को जी राजधानी बनाने की बातें बड़ी चलती हैं, और दिग्विजय चौटाला कह रहा है कि अगर मैं आया तो मैं पक्का बनाऊंगा। तो बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कहती हैं, तो क्या मानते हो सर आप? अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 5 दिवसीय दौरा विदेश में करके हैं, विपक्ष अलग नज़र से सोच रहा है। साहब, कितना बड़ा काम करके आए। पेट्रोल और डीजल की कितनी बड़ी डील करके आए हैं, कितना बड़ा सिस्टम लेके आए। नरेंद्र मोदी है वो, देश का प्रधानमंत्री है। अगर कहीं जाएगा तो कुछ ना कुछ लेकर ही आएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द एयर न्यूज में। आज मेरे साथ 3 बार के विधायक और डिप्टी स्पीकर किशन मिड्डा जी हैं। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी, जय माता। कैसे हैं सर आप? सब प्रभु कृपा बताइए। सर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मालूम नहीं है, जनता को भी नहीं है। जैसे आपकी पढ़ाई लिखाई, आप प्रॉपर जीन सही है, तो थोड़ा सा सर अपने बारे में बताओ सर। मैंने बीएमएस की है, और बीएमएस के साथ मुझे अपने पिता के साथ लगभग 15 वर्ष बैठने का समय मिला। मैंने उनके साथ डॉक्टरी की, उनके साथ मैं क्लिनिक पे रहा, और फिर राजनीति के काम भी करने लगा। 2009 से मेरे पिताजी चुनाव जीते पहला, और फिर 14 का चुनाव जीते। तो लगातार पिता की
मैं ये कहूँ कि राजनीतिक विरासत संभालने का मुझे अवसर मिला। जी, तो पढ़ाई लिखाई सर कहाँ पे, कौन से कॉलेज सर में? मैंने +2 के बाद BMS की, बैचलर्स ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन सर्जन के उसमें मैंने की, और मैंने फिर एज ए डॉक्टर अपने पिता के साथ ही मुझे काम करने का अवसर मिला हमारे क्लिनिक पर ही। जी, तो फिर कितने साल काम किया सर आपने क्लिनिक मैंने पे? लगभग 15 साल में अपने पिता के साथ रहा। 2018 तक तो मैं देखता ही रहा। तो काफ़ी समाज सेवी परिवार रहा आपका। लगातार हम सुनते हैं कि आपके फादर साहब हैं जो काफ़ी समाज सेवी थे और लोग उनसे मिलना चाहते थे, वो लोगों से मिलते थे। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं राजनीति करूँगा या राजनीति में आऊँगा। उन्होंने एक साधारण तौर पर ही, क्योंकि लगभग 5 वर्ष वो मिलिट्री में रहे, मिलिट्री में रहने के बाद वो जींद आए एज ए डॉक्टर, तो उन्होंने डॉक्टरी का पेशा प्रारंभ किया। उन्होंने एक अच्छा समय जींद के आसपास, पूरे डिस्ट्रिक्ट जींद के भी और बाहर से भी लोग उन्हें दिखलाने आते थे, तो उन्हें देखते थे और निस्वार्थ भाव से उन्होंने सेवा की। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ज़िंदगी में कभी राजनीति में आऊँगा, मैं इस तरह से सेवा करूँ। हुँ। तो मैं ये कहूँगा कि निस्वार्थ से भाव से सेवा की ने काम किया, और 2 बार वो विधायक रहे, फिर प्रभु के चरणों में चले गए। तो उसके बाद फिर राजनीति में आने का अवसर मेरे को मिला। 3 चुनाव फिर मैं जीता। जी, तो फिर तो अपने पिता के साथ ही मुझे काम करने का अवसर मिला। मेरे पिता कहा करते थे मुझसे कि बेटे, जब मैं आया था तो बड़ा ही मात्र 100 रुपये के आसपास लेकर आया था, तो वहीं से अपना जींद में शुरुआत की, तो लोगों ने बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया, और कहते थे जीवन में प्रयास करना कि गरीब का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि हमने गरीबी देखी है, गरीबी में रहे हैं, जी, और इसी भाव से ही वो लोगों की सेवा करते थे, एक माध्यम से कि जहाँ अपने परिवार का पेट पालने का काम करते थे, वहाँ सेवा को भी साथ लेते थे। वो कहते थे कि चलो सखी उस देश में जहाँ कृष्ण का वास, पानी भरे दर्शन करें, एक पंथ दो काज। प्रभु के दर्शन भी हो जाते और पानी भरने का भी वो मिल जाता। तो इसी प्रकार से एक सेवा का वो भी मिलता है। तो जिसके पास आज लोग बोलते हैं, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी के पास पैसे नहीं होते तो पैसे देने का काम करते थे, जी, या दवाई फ्री में दे देते थे, कम पैसे में दवाई देते थे। वो जानते थे कि गरीब व्यक्ति को बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अपने परिवार के लिए, अगर वो बीमार हो जाए, बिल्कुल। बीमार व्यक्ति को आप घर भी नहीं छोड़ सकते, और पैसे की कमी से कई बार लाचारी भी हो जाती थी। तो जी, उन्होंने पैसे को कभी महत्व नहीं दिया, उन्होंने महत्व सेवा को दिया, इंसानियत को दिया। और हमें भी यही पाठ पढ़ाने का काम किया कि आप निस्वार्थ भाव से इंसानियत के रास्ते पे चलिए। कोई भी जाति नहीं होती, कोई भी धर्म है तो वो सिर्फ इंसानियत ही सिखाता है, धर्म कोई भी रहे। तो आप प्रयास कीजिए कि जाति पाति के चक्कर में ना पड़कर एज एक डॉक्टर सभी आपके लिए समान है, सबका सम्मान भी करो। और वही एक कारण है कि हर व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति हमें वोट देता है। जी, तो इनेलो पार्टी से शुरुआत की थी, वहीं से हाँ, विधायक वही बने। इनेलो पार्टी में रहे, शहरी सीट होने के बाद भी वो 2 बार चुनाव जीते। हुँ, एक समय में 2014 में माननीय मोदी साहब की बहुत लहर थी, बिल्कुल। तब भी वो चुनाव जीते। हाँ, बड़ी लहर कि थी। लोगों ने एक विश्वास जताया कि ये व्यक्ति अच्छा है। हुँ, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपका अच्छा रहना, ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों के दिल में जगह होनी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी, तो जब बाई इलेक्शन हुआ, उसके बाद बड़ी चुनौती थी आपके सामने और बड़े दिग्गज आपके सामने चुनाव लड़ रहे थे। देखिए, चुनौती बहुत बड़ी थी, बड़े-बड़े दिग्गज सामने थे, लेकिन लोगों का आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत और उस मेरी माँ भगवती की कृपा, मेरे पिता का आशीर्वाद, सबने काम किया। और ये भी कह सकता हूँ कि इस चुनाव ने मुझे पूरे हिंदुस्तान में तो फेमस किया ही किया। बिल्कुल सर। इंटरनेशनल भी जो लोग जींद के रहने वाले थे, बाहर रहते थे, उनके भी फ़ोन लगातार बज रहे थे। तो ये चुनाव, मुझे ऐसा लगता है कि आज तक ऐसा चुनाव ना हुआ है, हाँ, ना आगे होगा, जी, कि इस स्थिति का चुनाव कि सब कुछ एक अलग से हो जाना। जैसे कि इंटरनेशनल कनाडा से फ़ोन आ रहे हैं, अमेरिका से फ़ोन आ रहे हैं, क्या पोजीशन है। हाँ, सब लोगों को एक लग रहा है कि ये चुनाव तो एक किस्म का महाभारत का युद्ध ही था, बिल्कुल जी, क्योंकि इसके बाद 1 साल के बाद क्योंकि इसमें जनरल इलेक्शन आने थे। एक से एक योद्धा आ गए। हाँ, तो एक से एक योद्धा आने की वजह से ये महाभारत का रन बन गया। मैं धन्यवाद करूंगा उस समय हमारे बाबूजी मनोहर लाल जी का, जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद और प्यार दिया और मुझे चुना। और ये चुनाव होने के बाद कहीं ना कहीं एक अलग ही रूप रहा।
जी, तो उसके बाद 8 महीने बाद फिर दूसरा चुनाव था। फिर मुझे अपनी ताकत और अपना वो देखना था कि लोग कितना विश्वास और आस्था जमाते हैं मुझ में। फिर अगला चुनाव जीता, लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी। फिर अभी हाल ही में फिर अगला चुनाव जीता। तो और जी लोगों की मोहब्बतों का खेल है साहब। चुनाव, मैं ये मानता हूँ, चुनाव आप उल्टे सीधे बयान दे दें या किसी को कुछ कह दें, ये अलग विषय है। लेकिन लोगों के दिलों में जगह रहना, ये अलग विषय है। बिल्कुल सर, क्योंकि आपके पिताजी ने भी पूर्व मंत्री को हराया था, और उसके बाद फिर अगर आपकी बात करें तो बीजेपी का खाता भी तो आपने खोला है जींद के अंदर। देखिए, मैं ये कहूँगा, मेरे पिताजी ने पहले चुनाव में मैंने स्वर्गीय मांगेराम गुप्ता जी को हाँ, हराने का काम किया, और मंत्री जो अपना सिंगला जी थे, बृजमोहन हाँ, सिंगला जी, उन्हें हराने का काम किया, और दोनों के साहबजादों को मुझे हराने का अवसर मिला। और मैं ये कहूँगा कि बड़े बड़े योद्धा हारे, इसमें कोई ये नहीं कि युद्ध का आनंद भी तब आता है जब योद्धा बड़ा हो, बाकी लोगों का प्यार और मोहब्बत, और मुझे उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना, उन 8 महीनों में फिर अगली बार हाँ, खरा उतरना, हाँ, ये बड़ा मुश्किल था। लेकिन लोगों को लगा कि ये कुछ करेगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, एक समय के अंदर जींद के अंदर 5-5 मंत्री रहे। जी, उस समय की तुलना कर लीजिए और आज की तुलना कर लीजिए जींद में। कहने को कोई कुछ कहता रहे, लेकिन करके दिखाइए। मैं अपने भाषण में भी कई बार कहता हूँ, जो मैं कहूँ उस पर यकीन मत कीजिए, जो मैं करके दिखा दूँ उस पर आप यकीन कीजिए। हुँ, कहना हो सकता है कि मैं कहूँ ये मैं फला काम कर दूंगा, लेकिन जब कर दूं तब आप उसको मानिएगा। पिता ने अगर मेडिकल कॉलेज का संकल्प लिया, तो उस हाँ, समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मेडिकल बनाने की हाँ की। उसमें मेरे पिता ने कहा कि मैं सबसे बुजुर्ग भी हूँ, और एज ए डॉक्टर मेडिकल कॉलेज दीजिए, जल्दी वो मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो हाँ। जाएगा। मैंने एक भाखड़ा बहुत बड़ी उपलब्धि है ये जींद के लिए। मैंने भाखड़ा के पानी का एक स्वप्न लिया, तो उसे पूरा किया। मैं कहता हूँ, गलियाँ सड़कें बनती रहती है, टूटती रहती हैं, सरकारों में बनेंगी, टूटेंगी, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं हाँ, ना, दादा बनाए पड़पोता बरते, पोता नहीं पड़पोता बरते, क्योंकि मेडिकल कॉलेज बनेगा तो 100-150 साल तक चलेगा बिल्कुल। साहब। आज चौधरी बंसीलाल जी का देन है जो जींद में हॉस्पिटल है। हुँ, तो सब काम ऐसे कीजिए कि जिसे लोग याद रखें। भाखड़ा का पानी आ जाएगा, ट्यूबवेल का पानी पीते थे जींद के लोग, अब भाखड़ा का पानी पिएंगे कब आने तक आ वाले जाएगा सर ये भाखड़ा का लगभग पानी? 1.5 वर्ष के बाद। काम पूरा तेजी से चल रहा है, लगभग 1.5 वर्ष के बाद उसका भाखड़ा का पानी जींद में आ एक जाएगा। बड़ी माँग है सर ये भी। और क्योंकि 2.5 वर्ष का समय था, लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं इस काम को चलते हुए। जी, तो बिल्कुल। तो ये प्रोजेक्ट है मेरे। जी, तो भाई एक बार खुल के बाई इलेक्शन पे बात करते हैं सर। तो 2018 से पहले आप कभी प्रचार में जाते थे? क्या कुछ था राजनीति नहीं, को लेकर मेरे आपका? देखिए, मेरे पिता का मैं ये कहूँगा कि प्रभाव अच्छा था। हुँ, मेरे पिता को तो बहुत कम बाहर निकलते थे। 2012 के बाद जब उनको चोट लगी, उसके बाद फिर मैंने ही उनको सँभाला। सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैंने सँभालने का काम किया, और सबने प्यार और मोहब्बत दी। प्यार, मोहब्बत और काम जब आप करेंगे तभी लोग आपको पसंद करेंगे। जो देंगे वही वापसी मिलेगा आपको। और आज मेरे कोई भी गाँव मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ऐसा नहीं है, मेरे पिता के समय से लेकर अभी तक, जिसमें मुझे लगता है कि 5-7 करोड़ रुपए से कम लगा हो। जी, कंडेला जैसे गाँव में अब आने वाले समय तक आप मान के चलिए, जो सीएचसी बनेगी उसके साथ करीबन 45 से 47 करोड़ रुपया लगेगा। साहब, गाँव में लगता कहाँ है इतना? हुँ, और मुझे आज भी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कह रखा कि बेटा, काम की कोई कमी नहीं, जी, अच्छा काम लेके आओ और करवाओ मुझसे। और यही बात मुझे बाबूजी मनोहर लाल जी ने भी कही थी, बेटा तेरे लिए काम की कोई मना नहीं। आज जींद को आप स्वयं देखें। जी, मैं ये नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूँ मुझ पे विश्वास कीजिए। आज जींद की तासीर बदली नजर आएगी साहब आपको। जींद आपको एक अलग नजर आएगा। हाँ, और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, आने वाले 1-1.5 साल में इसको मेरा एक मन है कि खूबसूरत बनाया जाए अब जींद को। जी। 24 का जो इलेक्शन था उसमें जी सारे समाज सेवी आ रहे हैं आपको छोड़ के। तो यही वजह है कि आपने काम किया है। देखिए, समाज सेवा, आप कोई बस चला दें, आप ऐसा कर दें, वैसा कर दें, अलग बात है। हुँ, लेकिन आप गरीब गरीब के साथ बैठकर खाना खा लें, जी, तो गरीब की जितनी हिम्मत आपके पास है उतनी मदद कर दें, और दिल से करें। और निस्वार्थ भाव से प्रत्येक गांव से, किसी गांव ने मुझे जिताया हराया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन गांव की डिमांड मैंने कोशिश की, मैं सारी भी डिमांड्स को पूरा करूँ। मैंने कहा कि आप कोशिश कीजिए, आप मेरे पास मत आइए। मैं प्रतिवर्ष 1 बार या 2 बार, 1 बार तो कम से कम हो सकता है मैं 2 बार
जी। प्रत्येक गांव का, प्रत्येक वार्ड का दौरा करूं। वार्ड के एमसी तो मिल लेते हैं, फिर भी गांव के लोगों को दिक्कत है। तो प्रत्येक गांव में, अभी आज मुझे 1 साल कंप्लीट हो गया, मैं 2 बार होके आ चुका हूँ। और पिछली बार तो मैंने कहा कि मेरा गांव मेरा ब्यौरा, ये मैंने एक पॉलिसी बनाई अपनी। प्रत्येक जी। गांव में गया, आपके ये काम थे, इतना पैसा मैंने आपके गांव में दिया, इन इन कामों के लिए दिया। अगर कोई काम शुरू नहीं हुआ या इस काम की जगह कोई दूसरा काम हुआ, मुझे मैसेज कीजिए, मैं इंक्वायरी कराऊंगा। जी। अगर गांव किसी काम को लिख के देता है, इसकी इंक्वायरी कराई दे, मैं इंक्वायरी कराऊंगा। तो बिल्कुल। साहब, आप जब लोगों के बीच में जाते हो तो दुश्मन भी कहते नहीं, आदमी तो अच्छा ही है यार। बिल्कुल और सर। ये बहुत बड़ी बात है कि आपका दुश्मन कहते हैं आदमी तो ठीक है। जी, तो कभी-कभी जब लोगों को कोई अधिकारी अपनी धौंस दिखाता है तो आप उसको भी हड़का देते हैं। दोनों पीछे ही वीडियो बात, बड़ी देखी है। इसमें दोनों ही बातें हैं। हाँ। देखिए, आप प्यार से कीजिए, नहीं माने तो आपको गुस्सा भी आना चाहिए। गुस्सा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप प्यार करते हैं तो गुस्सा भी आपको आएगा ही आएगा। और रही बात इसकी, अधिकारियों को, कभी कभी अधिकारी, मैं ये नहीं दोष नहीं दूंगा पूर्ण रूप से, कभी कभी जाने अनजाने में या वैसे ही अपनी पावर के अनुसार भी गरीब पे अगर कोई जुल्म करता है तो मुझे दुख होता है। चाहे वो हो सकता है कि वहाँ उस गरीब की मजबूरी हो। जी। कई बार मजबूरियों में भी गलत होते हुए भी मेरा मानना है कि गरीब आदमी का साथ दे देना चाहिए। यार, बड़ा मुश्किल होता है रोटी कमाना सर, और खाना बड़ा मुश्किल है। ये प्यार और ये मोहब्बत हमारे पिता ने सिखाई। मैं कई बार बाजार से निकलता हूँ, एसी गाड़ी में हम बैठ के निकल जाते हैं साहब, जो सिलेंसर की गर्मी है, ये एसी की गर्मी है, बेचारे बाहर बैठे हैं धूप में। आज चिलचिलाती, आज देखिए मौसम कैसा है, चिलचिलाती धूप में बिल्कुल सर। 2 रुपए कमाने के लिए लोग बैठे हैं, और हम पास से एसी में से गुजर जाते हैं। हमारी गर्मी, गाड़ी की गर्मी को बर्दाश्त करता, सर कितना मुश्किल होगा। बारिश आ रही है तो छुपेगा कि मुझे शाम को मैं अपने बच्चे का पेट पालूं। मैं अपनी नेचर के अनुसार आपको कहता हूँ, कोई दुखी मेरे पास आता है, मुझे लगता है कि इसकी मदद करनी चाहिए। चाहे थोड़ा बहुत नॉर्म भी तोड़ना पड़े तो तोड़ दो। मेरा अपना मन, मेरा अपना विचार है। जी, लेकिन जब तरक्की होती है तो बदल जाते हैं लोग, लेकिन आपका जो स्वभाव देखा है वो बदलाव नहीं है। 93 में मेरे भाई साहब इस दुनिया से चले गए थे, जी। और मैं 96 में डिग्री लेके आया। 96 में मैंने BMS क्लियर करी। तो उनके जाने के बाद मैं, विवाह शादी के कार्ड आते थे, उसमें हर जाति का कार्ड आते, एज ए डॉक्टर देते थे। एक प्रचलित डॉक्टर थे, गरीब लोग हमारे पास आते थे, विवाह शादी के सुख दुख में वो हमें कार्ड देते थे, तो हम जाते थे। मैंने कभी ये नहीं कहा ये फलां जाति का तो मुझे, या छोटी जाति है मुझे नहीं जाना, जाना और खाना। हाँ, नॉन वेज को छोड़ के उसके यहाँ जो भी बनता था हम खाते थे। खाना चाहिए, हम उसकी खुशी में शरीक होना चाहिए। उनको लगता है कि ये मेरा अपना भाई है, मेरा अपना बेटा है। अगर जब गरीब को ये लगने लग जाए ना, ये मेरा अपना है, मेरे साथ दुख सुख बांटता है, मेरी खुशियों में शरीक होता है, मेरे दुख में शरीक होता है, तो साहब राज तो बहुतों ने किया, राज बहुत लोगों ने किया, पर दिलों पे राज कितनों ने किया, सवाल इस बात का। जी बिल्कुल। और मैं एक बात आज भी कहता हूँ, एक शेर मैं बोलता हूँ, तो कई बार लोग कहते हैं कि आपकी उम्र बड़ी हो। मैं कहता हूँ मुझे ज़्यादा उम्र नहीं चाहिए, 70-75 साल बहुत सफिशिएंट उम्र है। 70 साल अगर भगवान अच्छे से निकाल दे, आज मैं 56 साल का हो गया। 70 साल के बाद मतलब आप जब इस दुनिया से जाएं तो हर एक की आंख नम होनी चाहिए। मजा तब है कि यार ये व्यक्ति चला गया। किसी को लगना चाहिए कि, आम व्यक्ति को लगना चाहिए मेरा अपना चला गया। वो कहते हैं ना, क्या नजा की तकलीफों में मजा, जब मौत ना आए जवानी में, क्या लुत्फ जनाजा उठने का जब हर काम पे मातम ना हो। क्या बात। उम्र चाहे बड़ी हो जाए आपकी, लेकिन जब आप जाएं तो हर आदमी को ये लगे नहीं मेरे घर का आदमी चला गया यार, कोई अपना गया, उसकी आंख नम होनी चाहिए। रात को उसको रोटी खाने का दिल ना करे, नहीं यार आज वो चला गया, आज मन नहीं। मरने का मजा भी तब है साहब। जी बिल्कुल, ये मेरा मानना। उससे जैसे आपने 15 साल क्लिनिक भी चलाया, तो आपके पास तो बिल्कुल ग्राउंड से 96 से लगा, और 18 तक मैं पिता के साथ रहा। अब भी कभी कभी मैं घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे बैठ जाता हूँ। तो आपको तो बिल्कुल ग्राउंड से लोगों का रियलिटी पता चलती है कि कैसे कैसे जो मरीज है उनके पास पैसे भी नहीं होते, वो लोग आते हैं। सर गरीब लोग मेरे पास आते हैं, अमीर मरीज तो बहुत कम आते हैं, वो सब MD और स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं। गरीब लोग आते हैं, गरीबों को वो अपने दिल की बात भी कह जाते हैं। घर के कई बार बेचारे मियाँ बीवी के झगड़े, या माँ बाप के या सास बहू के झगड़े भी सुना जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको विश्वास लगता है ये मेरा बेटा है। सुनना बहुत बड़ी बात है कि आप किसी की समस्याएं सुनते हैं। वो बीमारी के बारे में बता रहा है, वो मेरा पेशा, मुझे सुनना चाहिए।
और वो अपनी फैमिली को लेके बात कर रहा है कि मेरी सास ऐसी है या मेरा बहू ऐसी है या मेरा बेटा ऐसा है या ऐसा है, वो आप सुनते हैं तो उसको लगता है मेरा अपना है, मैं इसे अपनी तकलीफ बता रहा हूँ। और कहीं न कहीं हम बता देते हैं कि माँ तू ऐसे नहीं ऐसा कर ले। जी, बिल्कुल। जब भी बाढ़ आती है तो आप 3 फुट गहरे पानी में भी उतर जाते हैं खेतों में, तो उनके साथ एक भावना से जुड़ना चाह रहे हैं आप। देखिए, मेरी कौंसी-चौंसी में कोई ऐसा गाँव नहीं है जहाँ पानी रुकता हो। थोड़ा बहुत किन्हीं गाँवों में रुकता था, वो सब ठीक है। जुलाना का एक एरिया था, मुझे जाना था, तो वहाँ देख के मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए। देखिए, मैं किसान का बेटा तो नहीं हूँ, पर जवान का बेटा तो इस हिंदुस्तान की, इस जींद की मिट्टी में तो पला ही हूँ, बड़ा हुआ हूँ। तो दुःख सभी का है। किसान का अपना दुःख है, उसमें आप जाइए। दुकानदार का अपना दुःख है, उसकी सुनिए। ज़मींदार का अपना दुःख है, एक नौकरी वाले का अपना दुःख है। सबकी कुछ-कुछ शिकायतें, कुछ-कुछ समस्याएँ हैं। कई बार प्राकृतिक आपदा भी समस्या कर देती है। जी, तो हर एक का दुःख है, सुनते हैं, उसमें प्रयास करो कि अच्छे से अच्छा हो जाए। आज कुदरत ने और लोगों ने अगर मुझे चुना है, अपनी तरफ से प्रयास करो। मेरी माँ विद्यावंती कहती है कि बेटा जीवन में प्रयास करना। माँ और बेटा एक साथ मंदिर में लगभग सुबह हम लोग पूजा एक साथ करते हैं। मेरी माँ पहले मंदिर में पूजा करती है, मैं बीच में चला जाता हूँ। तो बात पूजा समाप्ति हम माँ बेटा आरती एक साथ करते हैं। फिर 5-10 मिनट मंदिर में बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो मेरी माँ अक्सर मुझे कह देती है कि बेटा सामने वाले के लिए कोशिश 100% कर दो, बाकी अगले का भाग्य। तेरे अध्यात्म से जुड़े प्रयास हुए में हैं आप। कसर नहीं रहनी चाहिए। जी, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं आप ज़्यादा। अध्यात्म से तो जुड़ा हुआ नहीं हूँ, पर फिर भी उस प्रभु में या कुछ अच्छा बुरा सोच ही लेता हूँ। तभी अगर एक और है जो थोड़ा सा भगवान से जुड़ा होगा या अध्यात्म से जुड़ा होगा, वही आदमी किसी का दर्द सुनेगा, दूसरे के बाद तो फुर्सत ही नहीं। जी, अध्यात्म दर्द के लिए ही तो बात करता है कि आप इंसानियत की ही तो बात बताता है। अध्यात्म और भगवान दोनों अलग अलग है मेरे मानने से। अध्यात्म आपको ये सिखाता है कि आपको धर्म और इसमें, और प्रभु की पूजा तो आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं कि मैंने प्रभु को, जिसने जन्म दिया है उसके लिए, या जिसे मैं अपना इष्ट मानता हूँ, मैं उसकी पूजा कर रहा हूँ और वो आपके साथ रहते हैं। आज भी अध्यात्म की दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पितृ पूर्वज और भगवान सभी, और कुल देवी, आपके कुल देवी कुल देवता सब आपका साथ देते हैं, लेकिन आप उनको याद तो रखते रहिए। जी, बिल्कुल। तो मीठा साहब, पीछे जैसे अष्टमी थी तो वहाँ पे कन्या पूजन हो रहा था, एक लड़की आती है और वो रोने लग जाती है। फिर आप एक पोस्ट करते हो कि ये लड़की ना मतलब कुछ कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पाई, और ये लड़की जो भी हो मेरे को एक बार ज़रूर बताएँ। तो उस दिन से मैं सोच रहा था कि मीठा साहब का पॉडकास्ट करना है। फिर आप मिले भी उस लड़की से। साहब, ऐसा है, माँ भगवती हमारी इष्ट है, और ये प्यार और ये सेवा और माँ के प्रति हमारी भावना को जगाने का काम मेरी माँ ने किया, मेरी जन्म देने वाली माँ ने। और मेरे पिताजी फौज में थे, मेरे पिताजी को आदत डली क्योंकि पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार को, हमारी माँ ने सबको संस्कार डाले कि कुल देवी हमारी माँ है, हमारी इष्ट हमारी माँ है। तो शुरू से ही कन्या पूजन हम लोग करते हैं। कन्या पूजन तो हम 9 कन्याओं का करते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे आज भी होश है कि दिन प्रतिदिन आई बार नवरात्रों में संख्या बढ़ी ही है। 1500 2000 हम लोग लगभग 1.5 से 2000 के बीच का सामान ला के रखते हैं। कुछ बच गया फिर वो काम आ जाता है, या मैं जगरातों में जाता हूँ वहाँ दे देता हूँ कि ये क्वेश्चन बताइए, हिंदू धर्म के अनुसार मैं प्रश्न पूछता हूँ, तो उसमें बांट देता हूँ उनको कि आप उत्तर जिसका सही होगा उसको वो दूंगा। सामान बच जाता है, दिया जाता है। तो उसमें वो बच्ची आई मेरे पास में, गले लगी, रोने लगी। मैंने कहा इसको बिठा दो क्योंकि भीड़ थी, बाद में बात करेंगे। मैंने कहा तू उधर बैठ जाओ। तो वो कब निकल गई हमें पता नहीं लगा, लेकिन मेरी उसको मिलते हुए की फोटो वोटो खींची गई। वो फोटो फिर मैंने डलवाई हुई, जिसको भी ये बच्ची मिले तो ये बताए। हो सकता है कि मैंने सोचा, हो सकता है कि ये माँ ही हो, किसी रूप में आई है। और वो मुझे शाम को ध्यान आता है, जब वो फोटो चलती है सोशल मीडिया तो मुझे याद आता है। फिर मैं उनको कहता हूँ कि आप पोस्ट डालो कि ये बच्ची जिसको भी मिले या जो भी जानता हो मुझे बताए। फिर उस बच्ची को वो सब कहने लगे वो अपने नानी के पास रहती है। तो मैंने उस बच्ची को कहा कि बुलाया गया, अब बीच में मैं बिजी ज़्यादा हो गया, तो उसको जो भी मैं सामान का अरेंजमेंट करा सकता था कराया, और जल्दी उसके 2 लाख रुपए की FD करवा दी जाएगी जो मैंने कहा था।
हुँ। और बच्ची 1-2 बार फिर मुझे आकर मिली भी है, जो भी मैं दे सकता था मैंने दिया भी। और वो बच्ची बेचारी मुझको बोली, पापा बोली, मेरे पास बेटी तो नहीं है, मेरी हुँ। रियल बेटी तो नहीं, पर भाई की बेटी हैं और सब जी, परिवार लंबा चौड़ा है। तो लेकिन उसका भाग्य है, बेटी का जो भी बेटी है उसका भाग्य है, वो थोड़ी दूरी पे ही रहती है हम लोगों से, 1 किलोमीटर के आस-पास दूरी पे रहती है। तो जैसे-जैसे व्यवस्थाएँ हो रही हैं उसकी कर रहा हूँ। बिल्कुल। और मैंने ये भी कहा कि जितनी मेरी हिम्मत होगी, हाँ, जब तक मेरी सहन शक्ति रहेगी, मैं इस बच्ची के लिए कुछ न कुछ करता रहूँगा और 1000 से 1500 रुपए मैं इसको प्रति महीना भी भेजूँगा, जी। तो इसकी पढ़ाई के लिए। और पढ़ाई उसका के लिए, डॉक्टर से उसका ताल्लुक करवा दिया, वो उससे ओके। मिलते रहे। ये बहुत ही सराहनीय काम था आपका, एक भावुक पल था वो। तो इसके साथ-साथ बहुत सारे लोग आते होंगे मिलने के लिए, बहुत सारी शिकायतें लेके आते होंगे, लेकिन ये तो है नहीं कि सबके काम हो जाते हैं, बहुत सारे रह भी जाते हैं। तो शाम को फिर सोचते हो आप कि भई ये काम होना चाहिए था या नहीं, कुछ ऐसा? मैं साथ के साथ प्रयास करता हूँ। हुँ, आपका फ़ोन करना है, साथ के साथ करूँगा, या फिर आपसे स्लिप ले ली जाएगी और बाई चांस व्यक्ति फ़ोन नहीं उठाता तो आपसे स्लिप ले लेते हैं, फिर उसको मैसेज करता हूँ, आपकी बात हो गई, ये मैसेज है या ये रहेगा, तो मोस्टली रहता है। अभी भी मेरी जेब में एक पर्ची है जो आज सुबह मिला कि फ़ोन उन्होंने उठाया नहीं, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं करके आपको मैसेज करूँगा, साथ के साथ उनके नंबर भी ले लेता हूँ। अभी भी मेरी जेब में मैसेज है कि ये काम करके मैं आपको मैसेज करूँगा। तो सबको तो ये संतुष्ट कर पाते हो जी? हाँ जी। सबको संतुष्ट कर पाते हो? प्रयास तो रहता ही, संतुष्ट तो भगवान ही नहीं कर पाए किसी को, तो मेरा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग भगवान से संतुष्ट नहीं होते साहब, तो मेरे से तो कौन होगा? लेकिन प्रयास, घर में 5 लोग होते हैं, 5 लोग ही अपने माँ-बाप से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन माँ-बाप प्रयास करते हैं। हम प्रयास करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सैटिस्फाई होके जाए। नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, तो फिर तो इस चीज़ का कोई वो नहीं है। जी, तो बिल्कुल। अपनी तरफ से मैं पूरा प्रयास करता हूँ। अभी तो ऑफिसर भी जिस दिन विशेष रूप से बैठता हूँ, तो ऑफिसर भी साथ के साथ ही बुलाता हूँ, साथ ही साथ डिपार्टमेंट वाइज हुँ, उन्हें कागज दे देता हूँ। उनके डिपार्टमेंट से एक व्यक्ति आ जाए तो उनको दे देता हूँ कि ये आप संभालो और इसका जवाब दोगे आप। जी। तो ऐसी घटना एक करनाल की भी है जिसमें 15 अगस्त को एक बुजुर्ग आपको मिलती है, उसके बाद आप पायलट गाड़ी से उसको हाँ, वो उठवा। भी बड़ा अजीब सा हुआ। हम हाँ, लोग निकले थे, शायद टाटा गाड़ी थी छोटी, जो इंडिका उंडिका कुछ ऐसी थी, उसके पास में एक बुढ़िया थी, हम उसको क्रॉस कर गए। हुँ, फिर मैंने 1 डेढ़ किलोमीटर जाने का रोको यार, मुझे लगा कि वो जो मियाँ, वो महिला और एक जेंट्स और एक बच्चा बाहर खड़े थे, वो महिला पास में, मैंने सोचा कोई बुढ़िया को यहीं रास्ते में छोड़ के भाग रहे हैं। हुँ, तो गाड़ी उल्टी हो गई, तब तक वो इंडिका जा चुकी थी। तो हमने उस माई से पूछा, वो ठीक से बता भी नहीं पा रही थी, कुछ उसकी वेशभूषा कुछ हल्की सी डरावनी टाइप में थी और अंधेरा भी बढ़ने जा रहा था। अगर वो हुँ, 1 डेढ़ घंटे के बाद अगर मान लो वो सड़क पे जाती, कोई साधन आ रहा है, तो वो हाँ, डर भी सकता था। कुछ बाल इस प्रकार से खुले-वुले कुछ इस तरह का था। तो हमने उससे पूछा, फिर मेरे जो गाड़ी थी उसकी मैंने ज़िम्मेवारी लगाई। उन्होंने थोड़ा-सा हल्का हमें आइडिया दिया हुँ, कि कुछ गाँव का नाम बोली, मुझे तो पता नहीं था, हुँ, लेकिन वहाँ के उनसे कहा गया तो उन्होंने गाँव का नाम बताया, तो उस माई को फिर उसके गाँव में छोड़ हुँ, कर आए और ज़िम्मेवारी लगा कर आए जी, कि आप इसे देखेंगे और हाँ, ये करके आएँगे। फिर वो गाड़ी ने मुझे पकड़ा, जो मेरे पीएसओज़ की गाड़ी थी, वो उनको छोड़ के आई। जी। सैनी साहब कहते हैं कि सीएम साहब कि इंजीनियर और डॉक्टर की जोड़ी है विधानसभा में। स्पीकर साहब इंजीनियर हैं और डिप्टी स्पीकर साहब डॉक्टर हैं। तो विधानसभा में जो गर्मजोशी होती है, तो थोड़ा-सा बताएँ कि क्या कुछ तजुर्बा। स्पीकर साहब तो बड़ा हार्ड रहते हैं एकदम, वो तो जो रूल रेगुलेशन के अनुसार चलते हैं, क्योंकि एक इंजीनियर तो अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से अपनी बिल्डिंग को बनाता है, जी, नक्शा बनाता है, पूरा हर नियम का ध्यान रखता है। स्पीकर साहब इस मामले में बड़े अच्छे हैं कि जो रूल है 5 मिनट है तो 5 ही मिनट है। किसी विशेष अवसर पर दे भी देते हैं, लेकिन मैं थोड़ा, डॉक्टर थोड़ा लचीला होता है, इसलिए मैं थोड़ा लचीला रह जाता हूँ। जी। लेकिन विपक्ष क्योंकि बार-बार ये अगर कहता है अगर कि अगर डॉक्टर, अगर मरीज़ कहता है नहीं जी मुझे कड़ी हुई दवाई नहीं चाहिए, तो फिर हम उसका कोई रास्ता निकालते हैं। तो थोड़ा लचीलापन हम ले आते हैं। कोई कहता है कि इंजेक्शन नहीं चाहिए तो फिर दवाई हाँ, से तो आप फिर मैं इलाज आपको बोल करते ही रहा हूँ, डॉक्टर लचीलापन ले आते हैं, लेकिन इंजीनियर लचीलापन नहीं ला सकते। उनको पता हमको इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो उसमें नियम के अनुसार ही चलेंगे तो अच्छा रहेगा। हैं। जी, विपक्ष हमेशा कहता रहता है कि सत्ता पक्ष को आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। अब नहीं कह सकता, जब से हम लोग आए हैं, इस बार स्पीकर साहब, कल्याण साहब है और मैं हूँ, तो हम लोगों को अब तक तो कोई ये नहीं कह सकता कि हमें समय नहीं मिला। सबको ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया,
और बेहतर समय दिया। और मेरा मानना है कि 90 विधायकों में से 10-15 विधायकों को अगर छोड़ दें, मंत्री और विधायकों को छोड़ दें पक्ष विपक्ष के, जी 70 विधायक 10 मिनट कंटिन्यू नहीं बोल सकते, मेरा मानना है। जी 10-15 मिनट लगातार बोलना बड़ा दम चाहिए आपको। एक बीच बीच में हम 5 मिनट एक बार दे दिया, अभिभाषण पे दे दिया या और किसी पे चर्चा करने के लिए, तो इस प्रकार से 10 मिनट 15 मिनट की एवरेज आ जाती है प्रत्येक विधायक की। और इस बार तो हम लोग खुल के समय दे रहे हैं, इतना बड़ा सत्र कभी चला ही नहीं। समय की अब कोई विधायक नहीं कहेगा, बाकी मुझे नहीं लगता किसी को कहना भी चाहिए इस विषय पे। जी, एक बड़ा मुद्दा आजकल HSC HPSC को लेकर है हरियाणा के अंदर। आप क्या मानते हैं सर, जो लगातार HPSC के रिजल्ट आ रहे हैं कि 3 पास हो गए, बाहरी का एक नारा दिया जा रहा है कि बाहरी लोगों को लगाया जा रहा है। देखिए, आप इस चीज़ को नहीं हटा सकते। जहाँ हरियाणा के बच्चे जो यूपी में, पंजाब में या अदर स्टेट्स में हैं, फिर उनकी एंट्री बंद हो जाएगी अगर आप ऐसा कुछ कर देंगे तो। क्या हमारे बच्चे दूसरी स्टेट्स में नहीं हैं? मैं केरला गया था, केरला में हरियाणा के थे। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, हरियाणा का ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका GT रोड, बेल्ट, करनाल और ये घरौंडा और ये सब भरी पड़ी थी। हमारे जींद साइड के तो कम ही थे, लेकिन ये बेल्ट भरी पड़ी थी। मैं विदेश की आपको बात कर रहा हूँ। और आपने भी यही, क्या पंजाब में हमारे नहीं है, क्या महाराष्ट्र में हमारे नहीं? हमारा व्यक्ति हर जगह, तो हर जगह के व्यक्ति भी हर जगह ही मिले। ये तो एक सिस्टम बना हुआ है, चैन है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो इतने रिजल्ट इतने खराब क्यों आ रहे हैं? अब रिजल्ट आपके सामने, जैसा होगा रिजल्ट तो वैसा ही आएगा। अब ये तो इल्जाम तो ये कोई लगा नहीं सकता कि पारदर्शिता को कहीं तोड़ने का काम किया। ये तो आज विपक्ष भी ये इल्जाम नहीं लगा सकता, जो है सन्मुख है। जी, तो बिल्कुल जो बिना पर्ची बिना खर्ची देखिए, मनोहर लाल जी जो ये नारा शुरुआत लगाए गए थे। बिना पर्ची बिना खर्ची के बाबूजी मनोहर लाल जी ने शुरू की थी। और ये हरियाणा में मिसाल होगी कि एक मुख्यमंत्री ऐसा आया जिसने एक शुरुआत की। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने स्वयं अपने बेटे के लिए कहा बाबूजी मनोहर लाल जी को कि मेरा बेटा है, ये ने IAS की तैयारी की, HCS में अगर आप आशीर्वाद दे दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। साफ मना कर दिया उन्होंने मेरे को, और मेरी भरी विधानसभा में मैं बोला था। अब उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो पिछले एग्जाम हुए थे स्टेट का आपके सामने, कि पूरा का पूरा एक त्यौहार के रूप में मनाने का काम किया। ऐसे ऐसे बच्चे, किसी भी जाति का बच्चा हो, जाट का हो, ब्राह्मण का हो, आपका और अन्य जाति हैं, कुम्हार का हो, कोई भी जाति का बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट था और उसने एग्जाम दिया और हो रहे। HCS ऐसे ऐसे बच्चे बने हैं साहब, जिनको सपना देखने का अधिकार नहीं था कि आप तहसीलदार बन सकते हैं, आप SDM बन सकते हैं। गरीब व्यक्ति को सपना देखने का अधिकार नहीं था। सपने में भी नहीं आप सोच सकते कि आप SDM बनेंगे। या तो आपको अपना मकान बेचना पड़ेगा, आपकी ज़मीन बेचनी पड़ेगी, या फिर आपके पास पैसा हो या बहुत बड़ी सिफारिश हो, तब आपका बेटा HCS बनेगा। लेकिन इस सरकार ने, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने और बाबूजी मनोहर लाल जी ने करिश्मा करके दिखाया। बच्चा कोई भी हो, किसी भी जाति को, अगर वो मेरिट लेगा, वो चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे मोची का बच्चा है। अभी हाल ही में एक मेरे ही अहिरका गांव का बच्चा लगा असिस्टेंट प्रोफेसर साहब, क्या कहता है कि हम तो रसगुल्ले का डिब्बा लेके आए हैं आपके लिए, 100, 200, 400, 500 रुपये का डिब्बा लाए। कहता खुशी इतनी, हमारा एक पैसा नहीं लगा। और जो सपना आपको अन्य पार्टियों के समय देखने का अधिकार नहीं था, उस सपने को पूरा करने का काम बाबूजी मनोहर लाल जी ने और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने करने का काम किया। साहब, इस काम को करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए थी। आपको सारे MLA नाराजगी कहीं ना कहीं रही होगी, किसी ना किसी, मेरी रही। मैं दूसरे की बात तो नहीं कहूँगा, मुझे खुद को लगा कि बाबूजी ये क्या कह रहे हैं। कहीं ना कहीं शुरू शुरू में तो MLA भी नाराज हुए होंगे, लेकिन एक चीज़ ठान ली तो ठान ली, नहीं करना है तो करना, कोई नाराज हो या ना हो। जी, 24 का जो इलेक्शन था उसमें जो हवा थी ये थी कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, लेकिन पता नहीं क्या जादू करते हैं आप, या फिर आपका जो फील्ड वर्क है वो बड़ा ज़बरदस्त रहता है कि एकदम से बीजेपी आ जाती है। देखिए, पॉलिसीज लोगों को पसंद आई, आपके काम करने का तरीका पसंद आया। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कहा जिस दिन मैं शपथ लूँगा उसी दिन इन 24-25 हज़ार बच्चों को मैं अलॉटमेंट लेटर दूंगा। वो दिया तो करके दिखाया, संकल्पों पे विश्वास किया। बाहरी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंदर दिलों पे राज करना, जैसे मैंने कहा कि दिलों पे राज करना अलग बात है। सिकंदर ने सारी दुनिया लूट ली साहब, सारी दुनिया पे राज किया, लेकिन दिलों पे राज तो नहीं कर पाया ना सिकंदर। दिलों पे राज करना
जब आप दिलों पे राज करेंगे तो दिल की आवाज़ हर कोई व्यक्ति सुनता है साहब। दिल की आवाज़ तो भगवान भी सुनता है। तो फिर ये तो होना ही था। जो लोगों ने बाहर से कुछ थे और अंदर से, तो उनको डालना ही था। जिसके घर में एक नौकरी मिल गई, रुपया एक नहीं लगा, वो 5 लोग, उनके आसपास के रिश्तेदार, आस पड़ोसी, वो आपको देंगे ही देंगे। आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो नेचुरल है कि ये तो होना ही था। अभी आपके सामने है कि बंगाल, जी, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है आज उससे पूरे बड़ा कोई भारत के उदाहरण नहीं हो अंदर। सकता सर। बंगाल की जीत, मेरा सोचने का तरीका अलग है। हम्म, बंगाल की जीत कोई जीत एक व्यक्ति की नहीं है। बंगाल की जीत पूरे हिंदुस्तान के उस व्यक्ति की है जिसने हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिया है। वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, वो कांग्रेस, ये वो, किसी भी पार्टी को, जिसने इस हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिया है, बंगाल की जीत उसकी है साहब। नहीं तो नया बांग्लादेश बनने को तैयार हो चुका था। हम्म, ये बंगाल की जीत नहीं, आपने एक नया बांग्लादेश बनने से रोकने का काम किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का और पूरी टीम का, जिन्होंने वहाँ काम किया, या हमारे जैसे लोगों ने जहाँ बैठ के दुआ मांगने का काम किया। जी, साहब, एक क्रूर शासक का अंत हुआ है। एक महिला इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है एक महिला इतनी क्रूर? हमारी आज़ादी से पहले मुगल आए, अंग्रेज आए, कितना हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया, तो आप गए थे सर वहाँ प्रचार करने? लेकिन इतनी क्रूर महिला शासक मैंने पहली बार दी। आज़ादी के बाद एक सामने देखने का इतिहास तो पता नहीं क्या क्या कहता है, लेकिन हमें देखने, इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? उसके पाले हुए लोग ऐसे कैसे लोगों की जान ले सकते हैं? कैसे मार सकते हैं किसी को? 300 के आसपास की तो डेथ ऑन रिकॉर्ड्स है कि जो चुनाव जीतने के, आप खुद ही देखिए, किसी की हिम्मत नहीं दी कोई ये कह सके टीएमसी के अलावा हमने वोट दिया है किसी को। उसको पता था कि अगर बाय चांस कुछ चूक होगी तो हम खत्म है। इतनी क्रूर शासक, मैं हैरान उसकी क्रूरता से हूं साहब। देश के, मैं ये कह रहा हूं कि प्रत्येक उस वासी की जीत है जो ये चाहता है कि हमारा हिंदुस्तान अखंड रहे। अब हमारे हिंदुस्तान का कोई विभाजन नहीं होना चाहिए, कोई टुकड़ा नहीं जाना चाहिए। ये उसकी जीत है। वो किसी भी पार्टी का हो सकता है। देश की मिट्टी पे जिसने जन्म लिया, उसकी सोच, मैं ये मानता हूँ। सर बंगाल में आपकी ड्यूटी लगी थी? नहीं, मेरी ड्यूटी बंगाल में नहीं। तो एक बड़ा ये काम किया है, उसके बाद पूरा ये है कि अब तो बीजेपी हर जगह अब आप आएगी। देख रहे हैं कि किस प्रकार से बंगाल से आए हुए घुसपैठिए साहब, हाँ, बांग्लादेश से इतने घुसपैठिए। ये एक सिस्टम था कि आपकी जीत का एक सिस्टम था, आप नहीं कर सकते। आज देश को खंड खंड करने की बात कोई नहीं सोचेगा। जो लोग देश के अंदर बैठ के गद्दारों की भूमिका निभा रहे हैं, मुझे शर्म आती है ऐसे देश के लोगों के ऊपर जिन्होंने इस मिट्टी में जन्म लिया और वो बात करते हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोई ऐलान किया, सबको मानना चाहिए। किसी भी पार्टी का विरोध, हमारा पार्टियों का विरोध हो सकता है, हमारी बात से विरोध हो सकता है, जी, लेकिन देश हम सबका है। हमें देश के लिए एक ही बात सोचनी चाहिए, कोई भी प्रधानमंत्री रहे, जब से देश आजाद हुआ प्रधानमंत्री, अनेक प्रधानमंत्री आए, लेकिन जब देश पे विपत्ता आई, सबने समय के अनुसार अपनी परिभाषा को रखने का काम किया कि आप ये चीज छोड़िए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया, आप अनाज छोड़िए, सप्ताह में एक बार व्रत रखिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा गोल्ड के लिए कि गोल्ड मत खरीदिए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कहा कि गोल्ड मत खरीदिए। इवन देन की आपका सरदार मनमोहन सिंह जी ने भी प्रार्थना की थी एक बार कि आप इस, अरे अलग अलग, ये क्राइसिस अकेले हिंदुस्तान में नहीं है, ये क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में है। आज आप अगर मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप तेल बचाने की चेष्टा करें, क्योंकि खाड़ी का युद्ध है, स्टॉक है, लाने में दिक्कत है। आप जानते हैं कि 2 शिप हमारे बर्बाद हो चुकी है, उसमें जो तेल ला रहे थे वो शिप बर्बाद हो गए। झगड़े के अंदर तो ऐसी कुछ चीजें आ ही जाती हैं। फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी लोग कहते हैं, अच्छा आप सुनिए, अकेले वर्ल्ड के अंदर अकेले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा, अलग अलग देशों ने भी एडवाइजरी जारी की है। इस समय ये संकट, वैश्विक संकट पूरे वर्ल्ड पर है जी, अकेले हिंदुस्तान में नहीं है। बिल्कुल, बहुत से देशों ने तो मैं ये कहूँगा प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत लेट है आपने ये जारी की, एडवाइजरी जारी की, बहुत से देशों ने तो पहले कर दी। लेकिन लोगों ने ये कहा कि देखिए, हमको कहा कि आप तेल बचाइए और आप इतने बड़े बड़े काफिले लेके जा रहे हैं। जिन्होंने कहा उन्होंने गलत कहा, नहीं कहना चाहिए था। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारी वो संपदा है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिनकी रक्षा करना उनकी जो टीम है उनका फर्ज है, हम उसमें कटौती नहीं कर सकते।
अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री पे कोई छोटी सी भी आंच आती है, हम कसूरवार हैं। ये हमने कहा उनको कि आप अपनी सेफ्टी कम करिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं इसे अच्छा नहीं मानता। अनेकों दुश्मन घूम रहे हैं हाँ बिल्कुल। चारों तरफ से, तो दुश्मन ही दुश्मनों ने घेर रखा है, जिनके टारगेट पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, उसकी सुरक्षा में कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे वो पहले रहे, चाहे वो अब रहे या आगे आएंगे। हमारा देश का प्रधानमंत्री हमारा गौरव है, किसी भी पार्टी से रहे। ये नहीं कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी से तो इसलिए कह रहा हूं, हमारा देश का प्रधानमंत्री हमारा गौरव है। और हमारे गौरव के ऊपर अगर छोटी सी भी आंच आती है तो हमारे लिए शर्म की बात है। आपकी राजनीतिक सोच अलग हो सकती है, लेकिन देश पे अगर क्राइसिस आते हैं, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहा है या ये कमी है, इसका मतलब उस आदमी के मन में गद्दारी है देश को लेके। देश के लिए सबको एक आना चाहिए। सर्वप्रथम देश, गीता में कहा है भगवान कृष्ण ने कि आपकी मिट्टी, आपकी जन्मभूमि ही सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद भगवान आते हैं। तो ये सोचना चाहिए हर एक देशवासी को। हम क्यों इजराइल की बात करते हैं कि इजराइल इस मामले में बहुत बड़ा है, चारों तरफ मुस्लिम देशों से घिरा हुआ, फिर इजराइल? क्योंकि बच्चे को पैदा हुए बताते हैं कि आप इस देश में रहने वाले हो, मिट्टी में पैदा हुए हो, देशभक्ति आपका सबसे पहला असूल है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई तब से भारत माता की जय का बोले नारा लगाया जाता है। इससे पहले कभी लगता था? कोई भी नेता बोलता था? अरे साहब, जिस देश की मिट्टी में पले, जिस देश की हमने खाया, उसके बारे में हम ऐसी बात करें? नहीं करनी चाहिए। हमारी राजनीतिक तौर पे हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन देश का मामला है, हर व्यक्ति को देश के साथ खड़ा होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस चीज की आवश्यकता है, तो आवश्यकता है, हर व्यक्ति कटौती करे थोड़ी थोड़ी। तो हरियाणा के अंदर जैसे आप ई रिक्शा में आए, तो जो मंत्री अरविंद शर्मा जी साइकिल पे और सीएम साहब भी साइकिल पे सैर कर रहे थे, तो ये चीजें विपक्ष कह रहा है कि ये सब ड्रामा है, बल्कि उचाड़ा विधायक ने टिकट ले रहे हैं, बस में बैठ रहे थे। चलिए साहब, आप ड्रामा ही कर लीजिए, आप भी कर लीजिए ना ड्रामा, क्या फर्क पड़ता है? ड्रामा के अंदर ही देश का एक दिन में 5000 लीटर तेल बच जाएगा। करो तो सही। मैंने आपसे क्या कहा? ऐसे समय में ऐसी बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए, किसी भी नागरिक को बात नहीं करनी चाहिए। हर नागरिक पढ़ा लिखा नहीं है तो आस पड़ोस के उसको बताते हैं। जो हमारे लोग कम पढ़े लिखे हैं वो भी इतना तो जानते हैं कि संकट पूरे वर्ल्ड पे आया हुआ है। हम अपने देश के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि हमें थोड़ी सी दूरी पे जाना है तो हम साइकिल या पैदल चले जाएं, मोटरसाइकिल ले जानी तो कोई जरूरी। जितना बचा सके उतना बचाइए। क्या उदाहरण के तौर पे एक बात कहूँगा, क्या कभी कोई व्यक्ति बड़ा अच्छा अमीर व्यक्ति हो, बाई चांस हालात कुछ ऐसे हो जाएं, दिवालिया पिट जाए, हालात खराब हो जाए, क्या वो अपने खर्चे नहीं घटाता घर के? बिल्कुल घटाता है सर। कोई संकट आ जाए या कुछ आ जाए तो क्या कहता है पिता? क्या कहता है, बेटे बिजली भी थोड़ा ध्यान रखो, कम बरतो, जरूरत है आप उसका प्रयोग। ये तो नहीं कहते कि गर्मी में बैठे रहो, एसी का प्रयोग मत करो, कोई भी पिता नहीं कहता है, लेकिन अननेसेसरी ना चले कि हम यहाँ कोई नहीं बैठा और पंखा चलता छोड़ के चले गए जी। या आपको गाड़ी में बैठना है 10 मिनट पहले ही आपने तेल शुरू कर दिया ताकि गाड़ी ठंडी हो जाए, 5 मिनट बाद ठंडी। थोड़ा सा दुख देश के लिए अगर हम करेंगे। अरे साहब, उनको देखिए ना जो सरहद पे बैठे हैं, जिनका मैं कई बार कहता हूँ, जिनको एलर्जी मान लीजिए सर्दी से है और वो सर्दी में ही पड़े हैं, गर्मी से एलर्जी और राजस्थान में, वो तो इस बात के लिए कभी नहीं कहते हमारे सैनिक। तो हम ही को प्रॉब्लम क्यों है देश? मैं एक बात आज भी कहना चाहता हूँ कि जिस दिन भी प्रथम क्लास, मतलब कि LKG UKG से देश भावना की छोटी छोटी कहानी आनी चाहिए, ना कि ये जो टिमसी पिमसी ये सब दिखाते हैं बच्चों को, गलत। आप उनके बारे में क्लासेज लगाइए जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, या देश को सर्वप्रथम कहना उस बच्चे को सिखाइए। ये पता नहीं आजकल क्या कर्नाटक छोटे छोटे बच्चे कार्टून देखते हैं, बंद होने चाहिए सब। तो सर अब तो आप सरकार आपको कार्टून टाइप में कुछ बनाना है तो वो बनाइए, उनको कार्टून टाइप में कुछ ऐसी पिक्चर बनाइए जिससे देशभक्ति की भावना जागे, बच्चों का मन भी लगा रहे, पता भी लगे। साहब, आज के बच्चों को तो यही नहीं पता भगत सिंह के बारे में क्या है क्या नहीं। बताइए, इतिहास और बुक्स ये होनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री सभी प्रयास कर रहे हैं। इतिहास के वो काले पन्नों को पाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसके बारे में लोग सोच नहीं सकते। कहा गया कि सिकंदर महान, कहा गया कि अकबर ग्रेट। कहाँ का अकबर ग्रेट, कहाँ का सिकंदर महान? सिकंदर के मामले में पोर्श महान था,
अरे आप जिक्र कीजिए हमारे चौहान जैसे जिन्होंने मारने का काम किया, अलाउद्दीन खिलजी जैसे यहाँ क्रूर लोग आए जिन्होंने इतना सोना और ये सब हड़पने का काम किया। अरे उनको आप अच्छा बताते, इतिहास में ये चीजें पढ़ाने का काम किया आपने। जो हमारे वीरों ने मुकाबला किया उसके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया? हांडी रानी के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया? बहुत से राजस्थान के ऐसे शूरवीर आए उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया? हमारे हरियाणा में ऐसे शूरवीर रहे उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया? बंगाल में सुभाष चंद्र बोस के बारे में चैप्टर क्यों नहीं है? और कई इतने जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां देने, उधम सिंह के बारे में क्यों नहीं बताया जाता? अरे आप बताते सिकंदर द ग्रेट, अशोका के उसके बारे में, आप अकबर के बारे में बताते, हुमायूं के बारे में बताते। क्या हुमायूं, क्या हमारे मंदिरों को तोड़ के वो लोग ऐसा काम करते हैं? अरे अपना इतिहास बताइए, हमारा इतिहास बलवान है, हमारे इतिहास में लोगों ने काम किया, हमारे शूरवीरों ने काम किया, हम तारीफ उनकी कर रहे हैं। सारा का सारा दिल्ली भरा पड़ा है, अकबर रोड, फलाना रोड, ढिमकाना रोड, यहाँ का हुमायूं रोड, अकबर रोड, कृष्ण रोड रखिए, आप अशोक रोड रखिए, आप महात्मा बुद्ध के नाम से रखिए, आप पृथ्वीराज चौहान के नाम से रखिए। क्या हमारी कुर्बानियां देने वाले लोग खत्म हो गए? इतिहास में उन पन्नों को दिखाई जिसमें हम लोगों ने कुर्बानियां देने का काम किया, ना कि उन लोगों का। लक्ष्मीबाई को देखी, ऐसी ऐसी वीरांगनाएं पड़ी हैं साहब, उनके बारे में पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पढ़ाई है इतिहास के अंदर। जी तो बिल्कुल सर, हरियाणा में पिछले दिनों 2020 की बात है, तो हरियाणा का डोमिसाइल था वो 15 साल का। कोई भी नागरिक बाहर का है तो 15 साल तब तक हरियाणा में रहेगा तो उसको नागरिकता मिलेगी, लेकिन अब 5 साल उसकी उम्र का रखी है। तो कोई भी आता है बिहार से या फिर कोई भी आता है तो उसको 5 साल के बाद सारा लाभ मिल जाता है। तो अब तो बल्कि राजनीति में भी आने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में, क्योंकि आपके अगर जिंदगी की बात करें तो 8 से 10 हज़ार वोट होंगे उनके प्रवासियों। देखिए प्रवासी लोग सब जगह, हरियाणा के लोग भी बहुत जगह, वही बात आ जाती है घूम के। या तो बैन लगा दीजिए, एक ही स्टेट में एक ही स्टेट का आदमी रहे, दूसरी स्टेट में आ ही नहीं सकता। पर ये संभव नहीं है। कैसे संभव हो सकता है? अगर हम आप छोटा सा उदाहरण के तौर पे बात कर ले तो हमारे हरियाणा के अंदर यूपी या बिहार से लोग धान काटने आते, क्यों आते हैं? हमारे लोग करो ना। जी प्रवासी लोग काम के लिए आते हैं हमारे, और जगह कोई ना कोई स्टेट, दिल्ली सभी का भरा पड़ा, पूरे इंडिया का भरा पड़ा है सर। ये सब चीजें नहीं हो सकती। लेकिन बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं सर, जैसे बुढ़ापा पेंशन है सबसे ज्यादा हरियाणा में है। हरियाणा में लेकिन 3200 रुपये। 5 साल के बाद तो फिर अब तो जुगाड़ लगा लेते हैं, 1 साल में ही कोई बिहार से आया और वो बना लेता है। चलिए देखिए, जो सरकार की पॉलिसीज हैं, सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन और अन्य पेंशन हाँ। तो हरियाणा ही दे रहा है पूरे भारत में। जी और इस चीज़ की तारीफ देश के प्रधानमंत्री जी ने कई बार, माननीय मुख्यमंत्री बाबूजी मनोहर लाल जी भी की है, और इस समय के मुख्यमंत्री जी जो हमारे नायब सैनी जी हैं, जो देश के प्रधानमंत्री के बड़े चहेते हैं, उनके भी कई बार पीठ थपथपा चुके हैं। और हमारे नायब सैनी जी तो साहब जहाँ जाते हैं वहीं झंडा गाड़ आते हैं, वहीं जीत दिला कर आते हैं। तो प्रभाव है भाई, जी हरियाणा वाला का प्रभाव पूरे इंडिया पे इस समय। हमारे बच्चे अच्छे खिलाड़ी के रूप में हैं, गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं हरियाणा के बच्चे। कभी पंजाब होता था शिक्षा के मामले में भी, खिलाड़ियों के मामले में भी, आज हरियाणा अव्वल नंबर पे पूरे देश में। जी बहुत सारे जो साथी हैं कैथल या जींद के आसपास के, जैसे पंजाब में सुनते थे कि सारे विदेश में बैठे, लेकिन अब हरियाणा के बच्चे हैं रोजगार को लेकर विदेश में बैठे हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो 2 महीने गया था, 3 महीने गया था और अब उनकी डेड बॉडी आ रही है। तो ये देखिए चीजें आप कैसे देखते हैं? मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिस विदेश जो लोग हमारे जा रहे हैं, मैं भी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया गया तो मैंने कहा कि हरियाणा के बहुत से लोग थे। हाँ आप सही नियम से जाएं, आप डोंकी और इस सब रास्ते से मत जाएं, ये गलत है। मैं सभी से निवेदन करूंगा, कोई व्यक्ति अगर इस बारे में सोचता है, कोई परिवार सोचता है अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर आप बच्चों को भेजते हैं, फिर बच्चों की कोई गारंटी नहीं है, वहाँ दुख सुख सहना पड़े, कोई फ़ायदा नहीं। अगर इतना पैसा लगा के आप यहाँ बिजनेस करा देंगे तो बच्चे यहाँ कामयाब हो जाएंगे। आप हर चीज़ को दूसरे तरीके से क्यों नहीं सोचते? अपने देश को मजबूत क्यों नहीं बनाते? हमारा देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि आप अपना ही माल खरीदें। हमारे देश में ऐसी थोड़ी कोई चीज़ की कमी आई, सुई से लेकर हवाई जहाज बनता है साहब। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए, आज हिंदुस्तान में सुई से लेकर हवाई जहाज बनता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जनता से निवेदन कर रहे हैं, आप सोना मत खरीदिए। किया ना उन्होंने निवेदन, बिल्कुल, कि आप सोना 1 साल के लिए नहीं खरीदी। कितनी बड़ी बात है कि इसका मतलब हमारे देश के लोग सोना बहुत खरीदते हैं।
और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो एक ही साथ आजाद हो वो आज कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी में अपना समय लगाते हैं, बम बना लो, ये कर लो, वो कर लो, उन्हीं चीज़ों पे उनका ध्यान है। लेकिन आज आटा खरीदने से भी कहता है जी, आप वहाँ का प्रधानमंत्री और उनके वो लोग हैं, वो कहते हैं भाई आटा उतना ही खरीदो जितने से काम चल जाए। देखिए कितना आटा खाने के लिए वो कमी महसूस करे कि खाने पीने की सामग्री पर वो वहाँ के लोग, वहाँ के जो नेता कहते हैं भाई थोड़ा कम खरीदिए, और हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है एक साल सोना कम खरीदिए। इससे गजब बात और क्या होगी। आज सोना 1.5 लाख रुपए के आसपास होगा और आटा 16, 20, 25 रुपए किलो होगा। तो साहब वहाँ का आप तो प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, वहाँ के नेता तो ये कह रहे हैं भैया थोड़ा खाने पीने की सामग्री कम खरीदिए क्योंकि देश के हालात अच्छे नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सोना कम खरीदिए। अब देखिए, तुलना करके आप स्वयं ही देख लीजिए इस बात को। जी, एक दोस्त कह रहा है, जो मैंने कहा कि आपका पॉडकास्ट है, तो कह रहा था कि मीडिया साहब से पूछना है मजाक में कि इनेलो से आए थे और अब बीजेपी में है, तो बीजेपी में मीटिंग ज्यादा चलती है, तो फिर नींद आती है या फिर कैसे? नींद आती है। देखिए, नींद एक स्वाभाविक गुण है, ये कहीं पे आदमी तो पत्थरों में आ जाती है। आदमी पत्थर पे सोया हो, कांटा पे सोया तब भी आ सकती है। हर पार्टी का एक अपना एक सिस्टम होता है जी। इनेलो ने भी हमें मेहनत करनी सिखाई। देखिए, हम इस पार्टी से आए और इन्होंने हमें मेहनत करनी सिखाई। वहाँ के जो प्राइमरी स्कूल है एक अलग स्टाइल का स्कूल है, यहाँ एक अलग है कि मीटिंग है, ईटिंग है। आपके कितना कुछ फर्क है सर? मीटिंग, आपके खाने की व्यवस्था, आपके रहने की व्यवस्था, और आपको एक शेड्यूल दिया जाता है, इस पे आपको काम करना है। आपको लगता है कि ये मीटिंग और ये सारा सिस्टम ना होता तो बंगाल जीत पाते? माइक्रो मैनेजमेंट अगर कोई सिखाती है तो भारतीय जनता पार्टी सिखाती है कि आपको छोटे से छोटा आपको क्या करना है। साहब, सेंटर का मंत्री को 5 गली दे दी जाती है, इन 5 गलियों में आप वोट मांगेंगे। स्टेट के मंत्री को दे दी जाती है 5 गलियों में आप वोट मांगेंगे। एक सेंटर का मिनिस्टर हो चाहे स्टेट का मिनिस्टर हो, वो गली गली जाकर 5 गलियों में उन 500 घरों में वोट मांगने का काम करें। माइक्रो मैनेजमेंट। बंगाल में भी माइक्रो मैनेजमेंट ने काम किया। जी बिल्कुल। ऐसे नहीं कि आज गए तो काम हो गया। लोगों के दिलों में जो दहशत में जी रहे थे, इतनी दहशत गर्दी तो उग्रवाद की नहीं थी जितनी दहशत गर्दी वहाँ टीएमसी के थी। उनके दिलों से डर को निकाला कि आप वोट कीजिए। जी बिल्कुल। आपके चुनाव प्रचार हम देखते हैं तो माइक्रो मैनेजमेंट करना सिखाती है। एक पार्षद के घर भी सीएम आते हैं, अगर वो रूस जाता है तो उसको मनाने के लिए, तो कितनी बड़ी बात है। तो ये चीजें भारतीय जनता पार्टी में सिखाई जाती है। हमें कहा जाता है कि अभी 2 दिन का आपका प्रवास, अभी 2 दिन ही हमें एक ही जगह सभी पूरी डिस्ट्रिक्ट के लोग रहे अमेठी में, तो उस स्थान पे रहे, पूरे सभी मिल रहे हैं, आपको लेक्चर क्लासेज लग रही हैं आपकी, फिर रात को आपको बिठाया जा रहा है, आप हंसिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम कीजिए, सब बैठ के दिल के विचार बातचीत कीजिए, सुबह फिर आपको योगा कराया जाए। मतलब सिखाते हैं कि आप कैसे पर्सनली तौर पे बातचीत करें, अपना एक दूसरे से जुड़ने की बात करें। मैं आपके साथ कोई सुख दुख बांट रहा हूँ, आप उनसे बांट रहे हो, वो उनसे कर रहा है, कोई हंसी मजाक चल रहा है, तो इससे एक दूसरे से संबंध गहरे होते हैं। जी। जींद को जी राजधानी बनाने की बातें बड़ी चलती हैं और दिग्विजय चौटाला कह रहा है कि अगर मैं आया तो मैं पक्का बनाऊंगा। तो बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कहती हैं, तो क्या मानते हो सर आप? देखिए, हर एक का अपना अपना एजेंडा है, जिसका जो एजेंडा है उस एजेंडे पे वो काम कर रहा है। अगर हरियाणा में कोई राजधानी बनेगी तो फिर जींद में बनेगी? हर एक का अपना एजेंडा। मैं इस बारे में, हमारा एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा तो एक ही है कि विकास करना है। जब से देश आज़ाद हुआ तब से आप जींद को देख लीजिए, जब से हरियाणा बना, 1966 से लेके 2014 से पहले का जींद को देख लीजिए और उसके बाद जींद को देख लीजिए। मैं तो यही कहूँगा, मेरा एजेंडा विकास है, और आने वाले जो 3-4 साल और बचे हैं, जींद को खूबसूरत और काम करने का प्रयास करूँगा कि जींद सबको अच्छा लगे कि जींद वाकई में हरियाणा के पहले 7 जिलों में था, तो जींद में आज तरक्की है। मैंने जैसे आपसे कहा, मेरे 35 गांव में कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें 5-6 करोड़ से लेकर 35-40 करोड़ रुपए तक का काम ना हुआ। ये काम करने का जज्बा होना चाहिए साहब। इससे पहले 5-5 मंत्री रहे जी, तब भी हो सकता था काम, लेकिन नहीं हुआ। जलभराव की समस्या अपना दम भरते हैं। आज लोग मोहब्बत काम से भी करते हैं साहब। आपके उठने बैठने आने जाने से तो करते ही हैं, आपके काम से भी मोहब्बत की जाती है। परिवार में जो बेटा काम करने वाला, सारा परिवार, सभी रिश्तेदार उससे मोहब्बत करते हैं, ऐसी बात नहीं है जी। जलभराव की जो समस्या है उसका समाधान हुआ जी कुछ? हाँ, कुछ एक मुझे उम्मीद है, क्योंकि जुलाना के एरिया में कुछ जलभराव की समस्याएं थी,
शहर के अंदर रानी तालाब के आसपास नहीं, मेरे यहाँ पे 6 लो पॉइंट है, उसका विशेष रूप से हमने ऊपर लिखवा दिया। लेकिन 100 mm का बारिश होने के बाद जब बारिश रुक जाती है तो उससे 1.5 से 2 घंटे में लगभग पानी निकल जाता है, लगभग पानी निकल जाता है। थोड़ा बहुत पानी बाद में खड़ा रहता है, वो मशीनों से निकाल दिया जाता है। वो इतना लो पॉइंट है कि उसमें आप कुछ और कर नहीं सकते। आप अगर उसे ऊंचा उठाएंगे दूसरा लो पॉइंट हो जाएगा। इसके ऊपर विशेष मंथन हो चुका है हमारा हर पॉइंट पे जी, क्योंकि कई बार क्या होता है, वो पुराने समय की बनी हुई चीजें, उसको अगर इधर एरिया को ऊंचा करेंगे तो वो नीचा हो जाएगा, समस्या दूसरी तरफ चली जाएगी। जी जी बिल्कुल। एक लास्ट सवाल है सर, वो बीच में रह गया था। किसान आंदोलन का भी गढ़ रहा है और जीन तो गढ़ रहता ही है राजनीति का, तो क्या कुछ सुनने को मिला सर किसान आंदोलन में आप, और उसके बाद भी जीत गए सर आप? किसान आंदोलन रहा, देखिए उनकी अपनी मांगे थी। ये आंदोलन सब चलते रहते हैं, हर व्यक्ति की अपनी अपनी देखो जरूरतें होती हैं। उनकी अपनी मांगे थी तो बैठ के बातचीत सरकार ने भी की। देखिए कोई भी आंदोलन चलता है सरकार के खिलाफ चलता है, सरकार कहीं ना कहीं माध्यम बन के या कोई माध्यम डाल के बातचीत तो करती है, कोई भी सरकार रही हो। मैं ये नहीं कहता कि अकेली यही सरकार, क्या इससे पहली वाली सरकारों में आंदोलन नहीं चले, उससे पहली वाली में नहीं चले, सब में आंदोलन चलते हैं। लेकिन कम से कम सरकार जितनी जल्दी हो सके, कोई भी सरकार है, थोड़ा बातचीत करके उस मामले को निपटाना चाहिए। थोड़ी सी अपनी मनवा ले, थोड़ी सी उनकी मान ले, घर में भी हो जाती हैं बातें। घर में भी हम कहते हैं चले यार 2 बात तेरी मान ली, 2 बात अपनी मान ली, 2 बात उसकी मान के गाड़ी चला लेंगे। मेरा मानना है पूरी की पूरी 100 की 100 शर्तें तो कभी किसी की पूरी नहीं होती साहब। हम भगवान से कह देते, भगवान ही नहीं पूरी करता। तो मैं कहता हूँ तालमेल बनाकर कर लेनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसा काम ना करे जिससे हमारे देश के अंदर बाधा हो। मैं जैसे फौरन 1-2 बार गया तो वहाँ के लोग अगर विरोध करते हैं तो काली पट्टी लगा के विरोध करते हैं, काम नहीं रोकते, कोई रास्ता नहीं रोकते। आप अपना विरोध कीजिए, जब आप वैसी आदत डालने लग जाएंगे तब भी सरकार सुनेगी कि हमारा विरोध हो रहा है। काली पट्टी जो काला चिन्ह है वो है इसी। आज मान लीजिए डॉक्टर स्ट्राइक कर लेते हैं, साहब लोगों का क्या होगा? आप काली पट्टी लगाइए ना और अपना काम भी कीजिए, आपका विरोध नजर आएगा। जब हम ऐसी ऐसी चीजें करनी शुरू कर लेंगे, आज इंडिया एक अलग रास्ते पे जा रहा है। जब ऐसी चीजें करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि सरकार को भी लगेगा कि ये विरोध इस प्रकार से हमारा हो रहा है। कोई जरूरी नहीं होता कि हर बात, मान लीजिए कि मैं इससे हट के थोड़ी बात कर रहा हूँ कि हर बात का जवाब हम थप्पड़ मार कर ही गए। कई बार शांत रह के भी उसका जवाब दिया जाता है, वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जी, आप काला पट्टा लगा के करेंगे तो 10 लोग आपसे पूछेंगे जी, इसलिए वो कहेंगे देखो कितना काम भी कर रहे हैं और ऐसा भी कर। रास्ता रोकेंगे तो कोई मजबूरी वाले व्यक्ति 50 लोग गाली भी मन में देंगे, बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते, लेकिन दिल के अंदर तो गाली दे ही सकते हैं ना कि हमको रास्ता इतना लंबा काटना पड़ रहा है या हमें सफ़र करना पड़ रहा है। तो कई ऐसी चीज़ें हम लोगों को समझनी पड़ेंगी। आज का बच्चा पढ़ा लिखा आ रहा है, वो इस चीज़ को समझता भी है कि हमें सफ़र नहीं करना। एक आदमी आ रहा है, बाहर से आ रहा है घूम के या काम की वजह से वो दिल्ली जा रहा है, रास्ते में जाम है, फिर उसका एक टारगेट था मुझे 3 घंटे पहुंचना है, साहब वो 6 घंटे में पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं मन से वो गाली तो देगा ही। कई चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। अब हम हिंदुस्तान को उस तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। 14वें नंबर से आज हिंदुस्तान 4थे नंबर पे आ गया है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 5 दिवसीय दौरा विदेश में करके आए, विपक्ष अलग नज़र से सोच रहा है साहब कितना बड़ा काम करके आए, पेट्रोल और डीजल की कितनी बड़ी डील करके आए हैं, कितना बड़ा सिस्टम लेके आए। नरेंद्र मोदी है, वो देश का प्रधानमंत्री है, अगर कहीं जाएगा तो कुछ ना कुछ लेकर ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। आज कोई भी वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा समझौता हो ना, ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान बीच में ना आए। ये हो ही नहीं सकता। कितने गर्व की बात थी जो पीछे यूक्रेन का युद्ध हुआ, पाकिस्तान के बच्चे हमारा इंडियन फ्लैग लेके जा रहे हैं और भारत माता की जय बुलवा रहे हैं। वैसे तो कितना गलत बोलते हैं। जान बचानी पड़ी तो हिंदुस्तान का सहारा लेना पड़ा। ये इस बात पे आप फख्र कीजिए, किसी को जान बचानी है तो हिंदुस्तान का नारा लगा रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं। तो सबसे इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जी। कई चीज़ें अपने आप में बहुत गर्व करने की हैं। जो आज सिस्टम बदल चुका, आज तरीका बदल चुका, आजकल के बच्चे इतने एजुकेटेड हो गए, सिस्टम को समझने लगे, उनको लगने लगा कि हम लोग पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी।
बहुत सी चीज़ें देश के प्रधानमंत्री जी ने, जहाँ हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को अप्रिशिएट किया है, कई पॉलिसीज़ को लेकर बाबूजी मनोहर लाल जी को अप्रिशिएट किया कि ये मैं पॉलिसीज़ अदर स्टेट में भी लागू करूँगा। ये छोटी बात नहीं है। आज हरियाणा, जिस प्रकार से मैंने कहा कि वर्ल्ड के अंदर आज हिंदुस्तान का अपना एक अहम भूमिका है, इस प्रकार से इंडिया के अंदर आज हरियाणा की अहम भूमिका है। जी बिल्कुल, क्या कुछ आप मैसेज सर देना चाहेंगे पब्लिक को? बस देखिए, मैं सबसे निवेदन और प्रार्थना करूंगा, ये देश हमारा है, जी हम इस देश के वासी हैं, हमने इस मिट्टी में जन्म लिया है। हिंदुस्तान की मिट्टी वो मिट्टी है जिस मिट्टी का स्वाद भगवान कृष्ण ने चखा है। जी राम इस मिट्टी में घुटनों के बल चले हैं। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आपसे किसी चीज़ का आह्वान किया है तो वो देश के लिए किया है, और हम सबको मिलकर, किसी भी पार्टी से आप हों, अगर घर का बड़ा व्यक्ति, घर को संभालने वाला जो चौधरी होता है, अगर वो किसी बात का आह्वान करता है तो उसकी बात के पीछे कुछ होता है। जी ऐसे नहीं होता। जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप विदेश में मत जाइए, तो उसका भी कारण है कि युद्ध पता नहीं क्या रूप ले ले, जी रुकने का नाम नहीं ले रहा। खाड़ी का युद्ध क्या रूप ले ले, किसी को क्या पता। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ, सब चीजों को भूलकर ये देश हमारा एक ही सर्वप्रथम देश है। देश को मद्देनजर रखते हुए अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हम ये कहिए कि हमारे परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति चौधरी ने अगर कुछ कहा है, जी तो आपको वो नहीं करना चाहिए जिसकी आपको जरूरत पड़ने पे आप करें। कि आपका गुजारा नहीं है तो आप उस काम को, आपको लगता है कि जरूरत है सोना खरीदने की, बड़ी आवश्यक है, आपके परिवार में शादी है, कोई जरूरत है, बहुत ज़्यादा जरूरत है, तब आप खरीदें। आपको लगता है कि मेरे पैदल चलने से या साइकिल पे जाने से या बैटरी रिक्शा से आने जाने में काम चलता है, उसे चलाइए। जितना तेल सेव करेंगे उतना फायदा है, क्योंकि अगर युद्ध अलग रूप ले लेगा तो जो गोदाम कह लीजिए अपनी भाषा में, सेव किया हुआ तेल की मात्रा सीमित रहेगी। हर चीज़ की मात्रा सीमित। युद्ध होने के बाद तो आप समझते हैं कि अगर ये युद्ध अलग रूप ले लेगा तो फिर सब तरह से दिक्कत आने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि हमें हर प्रकार से तेल तो आपको सुरक्षा उसमें भी चाहिए, अपनी मिलिट्री को भी तेल चाहिए, हर तरह से चाहिए, तो अपनी तरफ से प्रॉपरली तैयार रहना जी। चाहिए। मैं सभी देशवासियों से एक बार फिर प्रार्थना करूंगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया, जितना कोशिश कर सके आप कीजिए, यही कहना चाहूँगा। और ये कहूँगा कि माँ भगवती हमारे देश पर अपनी कृपा बनाए रखे, सभी देशवासियों को धन, लाभ, यश, कीर्ति, सबको समृद्धि मिले, ऐसी माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। और हमारा देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्वप्न 2047 में ये एक विकसित राष्ट्र के रूप में बने, ऐसी परमपिता परमात्मा से, माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। नमस्कार। बड़ा अच्छा लगा सर बातचीत करके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और अपने विचार आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। धन्यवाद।